की पहली पसंद पर चर्चा की और ये समझा कि एग्जिट पोल के आंकड़ों में तेजस्वी क्यों युवाओं का भरोसा जीतने में कामयाब रहे, लेकिन बिहार का चुनाव बिना कास्ट कैलकुलेशन के पूरा नहीं हो पाता है। अब आपको दिखाते हैं कि एग्जिट पोल के मुताबिक कौन सी जाति किसके साथ खड़ी होती नजर आती है। तो सीधा हम ग्राफिक्स का रुख करते हैं। आप देखिए, एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि तेजस्वी की लैंडस्लाइड जीत में सबसे बड़ा रोल आरजेडी के MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण का रोल दिखाई देता है। एक्सिस का एग्जिट पोल आप देखिए, यादव 83% और मुसलमान 79%। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। और मुझे ध्यान है कि हम जब पहले चर्चा कर रहे थे तो इसमें यह कहा गया कि पूरे देश में मुसलमान अलग पैटर्न में वोट करते हैं, लेकिन बिहार में अलग पैटर्न में वोट करते हैं। लेकिन इस बार यह पैटर्न वन साइडेड है। यादव और MY समीकरण मुसलमानों के वोट की अगर हम बात करें तो ये तेजस्वी यादव के साथ दिखाई देता है। अब आप अगला देखिए, ये टुडेज चाणक्य का आप देखिए, ये क्या बताता है। महागठबंधन 69 और वहीं NDA के पास केवल 22% वोट और अन्य के खाते में थोड़े बहुत जो इधर उधर छुटपुट। लेकिन आप यहां देखिए, मतलब मेजर डिफरेंस है, जो लैंडस्लाइड डिफरेंस हम कहते हैं वो यहां पर नजर आ रहा है। यादव और मुस्लिम वोटर्स का तेजस्वी के साथ यूनाइटेड होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। टुडेज चाणक्य के सर्वे में भी यही दिखाई देता है, जो आप ये सर्वे इस वक्त देख रहे हैं। अब अगले ग्राफिक्स की बात करते हैं। टुडेज चाणक्य का तो हमने आपको बता दिया। अब आप देखिए, ये महागठबंधन 80%, तो वहीं NDA के साथ 12%। यहां तो बहुत मेजर डिफरेंस है और यही आपको जो है टोटल एग्जिट पोल के नतीजों में भी दिखाई देता है। एग्जिट पोल में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाई देती है अगर तेजस्वी यादव की, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो मुसलमान वोटर्स की पहली पसंद तेजस्वी यादव है, वो चेहरा जो नीतीश कुमार या वो चेहरा जो NDA को धूल चटा सके, उस चेहरे के साथ खड़ा हुआ मुसलमान वोटर नजर आया है। अब अगले ग्राफिक्स की तरफ भी हम एक बार नजर डाल देते हैं। सवर्ण वोटर्स की बात करने वाले हैं। अब आप ये देखिए, सवर्ण वोटर्स की अगर हम बात करें तो सवर्ण वोटर्स की पहली पसंद ये बहुत ही ऑब्वियस था, इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहली पसंद NDA, 60% वोटर्स यहां पर नजर आते हैं। महागठबंधन के साथ 29% वोटर्स, तो वहीं अन्य के साथ जिसकी चर्चा करना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं नजर आता। और वहीं बिहार में हार जीत का दारोमदार क्योंकि कास्ट कैलकुलेशन पर निर्भर करता है, इसलिए अगर हम बाकी कास्ट कैलकुलेशन की अगर बात करें तो 80 सीटों पर यादव और मुस्लिम वोटर्स डिसाइडिंग फैक्टर्स के तौर पर थे। 60 सीटें ऐसी थी जहां पर ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, वैश्य जाति यानी सवर्ण सीटों के सवर्ण जातियों की बात कर रहे हैं। उसके अलावा 35 सीटें ऐसी थी जहां पर कुर्मी, कुशवाहा, महादलित डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर नजर आते हैं। तो अब आप ये देखिए, बिहार में यादव और मुस्लिम की आबादी करीब 30% है और एग्जिट पोल का आंकड़ा ये बता रहा है कि पूरा का पूरा वोट बैंक महागठबंधन के साथ चला गया है। ये समीकरण हर कैलकुलेशन पर भारी पड़ गया है। आपको OBC और EBC वोटर्स का एग्जिट पोल भी दिखाते हैं। एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक आप देखिए, NDA के साथ 57% दिखाई देते हैं वोटर्स, महागठबंधन के साथ 29%, अन्य के साथ 14%। इसके बाद अब आप देखिए, टुडेज चाणक्य के मुताबिक OBC वोटर का बहुमत भी महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन के साथ 29% वोटर्स महागठबंधन के साथ, NDA के साथ 57% नजर आ रहे हैं, तो अन्य के साथ 14% नजर आ रहे हैं। अब आप OBC की बात कर लेते हैं। OBC वोटर्स किसके साथ हैं? महागठबंधन के साथ 51%, NDA के साथ 30% और अन्य के साथ 9%। अब आप ये सोचिए, MY समीकरण, उसके बाद OBC को अगर आप जोड़ते हैं, SC ST कास्ट को आप जोड़ते हैं, तो ये आंकड़ा जो हमने आपको शुरुआत में कहा कि अगर तेजस्वी यादव के साथ ये वाकई में नतीजों में तब्दील होता है तो इसका मायने तो यही निकलता है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री का रीजन ये है कि अगर कास्ट वाइज वोट भी पड़े हैं तो तेजस्वी यादव उनकी पहली पसंद है। सौरभ। जी हाँ अविनाश जी, बिल्कुल ठीक। जैसा हम जो अगर ये लैंडस्लाइड है तेजस्वी यादव की तरफ, महागठबंधन की तरफ, तो ये कास्ट पोलराइजेशन, जिसका जो वोट बैंक है वो तेजस्वी यादव का, वो तो उनके पास जाना ही है, उसके अलावा कुछ जाना जरूरी है। कल नीतीश ये बात बार बार कह रहे थे कि क्या जुड़ा है तेजस्वी यादव के परंपरागत वोट बैंक के अंदर, वो हमें देखना पड़ेगा। क्या सवर्ण वोटर कुछ छिटका है, क्या OBC वोटर कुछ छिटका है, नीतीश कुमार का जो कास्ट बेस है वो जितना भी हो, EBC का, महादलित का, क्या वो टूटा है? नीतीश इस पर बेहतर बताएंगे।
जी हाँ, बिल्कुल टूटा है। ये सबसे बड़ी वजह यही है कि आप देखें कि जो जातीय समीकरण दोनों गठबंधनों का है उसमें किस तरह से उलटफेर हुई है। आप एमवाई को देखें, एमवाई में एक बात और भी है कि जो समर्पण था तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वो समर्पण जो है वो महागठबंधन एनडीए के जो वोट बैंक है, जो एनडीए का जातीय समीकरण है, उसमें नहीं था। और आप देखें कि इतने लंबे समय से यदि सत्ता से बाहर थी आरजेडी, तो उसकी सबसे बड़ी यही वजह बताई जाती थी कि सिर्फ एमवाई काफ़ी नहीं है कि आपको सत्ता में ला दे। तो इस बार उसमें कुछ ऐड क्या हो, इसको लेकर रणनीति बनाई गई। और उसमें माले की एक बड़ी भूमिका है। जो कैडर वोट होता है वामपंथी दलों का, उसमें जो गरीब गुरबे जो एक बड़ा तबका है वो जुड़ा, उससे दलित जातियां जुड़ी और ओबीसी, इन दोनों में माले की पकड़ है, तो वो उसमें ऐड हुआ। और दूसरी तरफ आप देखें कि जो एनडीए का जातीय समीकरण है उसमें कमी कहाँ आ रही है, सवर्णों का जो वोट है वो बंटता हुआ दिखाई दिया। एलजेपी और कांग्रेस ने सवर्णों को काफ़ी टिकट दिए हैं, और जहां भी इन दोनों के उम्मीदवार खासतौर से सवर्ण जाति के रहे हैं, ऐसा कई सीटें मैंने देखी हैं कि भूमिहार और राजपूत जो हैं ब्राह्मण हैं, और यहाँ तक कि वैश्य भी कई जगह बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो एक वजह ये हुई। इसके अलावा जो वोटिंग प्रतिशत जो है, वोटिंग को लेकर जो रुझान सवर्णों में था, मोतिहारी में मैंने बात की, जो भूमिहारों का मोहल्ला है वहाँ 3 बजे तक एक जगह सिर्फ 10% वोटिंग थी। ये क्या बताता है कि उनमें उत्साह नहीं था, वो जोश नहीं था कि हमें एनडीए की सरकार बनानी है। लेकिन दूसरी तरफ जो एमवाई समीकरण से जुड़े जो वोटर हैं उनमें वो समर्पण था। कई जगह मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे एलजेपी ने, लेकिन उनको टिकट नहीं, उनको मुसलमानों का वोट नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। मैं कल महुआ में था वहाँ। अमित, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक और चीज मैं अजय आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो एग्जिट पोल में जातीय समीकरण दिखाई दे रहे हैं, जिस तरफ नीतीश भी कह रहे हैं कि कुछ ऐड हुआ है और नीतीश के पास से कुछ घट के गया है, बीजेपी और जेडीयू क्या वाकई में ऑन ग्राउंड इंटैक्ट नजर आ रहे थे? क्योंकि एक बयान हमने हाल के दिनों में देखा, डिप्टी सीएम सुशील मोदी खुद भागलपुर से जेडीयू के सांसद मंडल के लिए ये कहते हैं कि भाई यहाँ तो हमारे लोग ही हमारे उम्मीदवार को हराने में जुटे हुए हैं। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो हम इस बात को मानना पड़ेगा कि जिन आंकड़ों पर आज हम बहस कर रहे हैं, ये आंकड़े एग्जिट पोल के हैं। क्या यही आंकड़े 10 तारीख को वाकई में वो आंकड़े बन जाएंगे जिसके आधार पर सरकार बनेगी, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर हम इन आंकड़ों पर ही फोकस करके बात करें तो अभी जो सूरत हाल दिखाई दे रहा है उसके आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी विरोधाभास था। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में भी विरोधाभास था। एक अविश्वास की स्थिति जेडीयू और बीजेपी के बीच में बनी हुई थी, खास करके तब जब आप चिराग पासवान के फैक्टर को इसमें इंक्लूड करते हैं। चिराग पासवान गठबंधन में नहीं होते हुए भी ये कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। आप सीना खोल कर देखिए और आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई देगी। ऐसे में जेडीयू कैंप लगातार इस बात को लेकर बहुत अनिश्चित था कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक दोहरा गेम खेल रही है, क्या चुनाव के बाद एक नया समीकरण सामने आता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता थे जो टिकट चाहते थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा था क्योंकि सीटें बहुत सीमित थीं। आधी सीटों का बंटवारा हो चुका था जेडीयू और बीजेपी के बीच में। ऐसे में बागी विधायकों का भी एक अलग नजरिया था और ये तमाम लोग जो बीजेपी के थे वो दरअसल बीजेपी के होते हुए भी बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहे। इसके साथ साथ अगर ये आंकड़े सही हैं तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक्सेप्टेबिलिटी बिहार में अभी भी बहुत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट क्या वाकई में जेडीयू के वोट के साथ जोड़ पाया? क्या भारतीय जनता पार्टी का वोटर, मैंने इसलिए पूछा था आपसे कि क्या बीजेपी और जेडीयू इंटैक्ट थी, क्योंकि अगर इंटैक्ट रहती तो शायद ये एग्जिट पोल के नतीजे नहीं होते। सौरभ, आप क्या ऐड करना चाह रहे थे? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आज देखिए इस पर चर्चा बहुत हो रही है और ये चुनाव के नतीजे अगर एनडीए के खिलाफ गए तो और ज्यादा होगी। और शायद नीतीश कुमार ही इस बात को मुखर तरीके से कहने लगे हैं, उनकी पार्टी के नेता। कहीं बीजेपी का गेम प्लान ये तो नहीं था कि कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए नीतीश कुमार तो मजबूरी है। नीतीश कुमार को चेहरा भी उनको पहले ही मानना पड़ा, ये बयान देना पड़ा कि चाहे नीतीश की कम सीटें आए मुख्यमंत्री वो होंगे। ये तो मजबूरी समझ में आती है क्योंकि आपको वहां पर एक पार्टनर चाहिए। और लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी ये चाह रही थी कि सरकार तो एनडीए की बन जाए लेकिन नीतीश के नंबर कम हो जाए और नीतीश के नंबर इतने कम हो जाए कि उनके साथ जीत के बाद बार्गेन किया जा सके मुख्यमंत्री के चेहरे पर, या एक ऐसी सरकार चलाई जा सके जिसमें नीतीश कुमार उतने ताकतवर या उतने प्रभावी न हो। इसीलिए चिराग पासवान को खड़ा किया गया और चिराग पासवान ने काफी नुकसान किया है, कम से कम ये एग्जिट पोल ऐसा बताते हैं। तो कहीं ये बीजेपी की चाल बीजेपी के ऊपर तो उल्टी नहीं पड़ गई, ये देखना पड़ेगा। अमित, अपना फायदा भी तो नहीं करा पाए चिराग पासवान।
बिल्कुल मीनाक्षी, कहीं पर उनका जो अभी आंकड़े आ रहे हैं उस आंकड़े के हिसाब से तो फायदा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो वोट कटवा जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पे उन्होंने जो बीजेपी के बागी लोग थे उनको उतार दिया, जैसे रामेश्वर चौरस्ते को उन्होंने उतार दिया है रोहतास के पास सासाराम की सीट पे, तो उससे भी असर पड़ता है, क्योंकि वो जेडीयू की सीट है और वहां पर लगातार जो वहां के प्रत्याशी हैं अशोक कुमार, वो लगातार वहां से जीतते हुए आ रहे हैं। उनके सामने उन्होंने रामेश्वर चौरस्ते को खड़ा कर दिया, तो वोट वहां पर काटेंगे। लेकिन देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि हम आंकड़ों पे बात कर रहे हैं एग्जिट पोल के। आपको याद होगा ओपिनियन पोल में क्या आया था? ओपिनियन पोल में तो एनडीए को बढ़त दिखाया गया था, महागठबंधन को नहीं दिखाया गया था। लेकिन ओपिनियन पोल क्या बदल गए या मैं आपको बताता हूं कि बदले नहीं है। जब हमने हमारे प्रोग्राम की शुरुआत की थी, हमने डायरेक्ट अनफिल्टर्ड हमने लोगों के ओपिनियन दिए थे इंडिया टीवी पर। लोग क्या कह रहे थे? हम लोगों के घरों तक पहुंचे थे, मोहल्लों तक पहुंचे थे। हमने वहां से लोगों की फीडबैक क्या दी थी कि वहां पर ज्यादातर लोग ये चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो एनडीए के साथ हैं। लेकिन बड़ी बात है कि जिस दिन पोलिंग शुरू होती है 28 तारीख को, क्या 28 तारीख को वो लोग बाहर निकले? क्या उन्होंने बाहर निकल के वोट दिया? क्योंकि लोगों के मन के अंदर एक असमंजस था कि हमें बदलाव चाहिए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एक और बात बताता हूं मीनाक्षी, हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिरकार क्या तेजस्वी बहुत बड़े नेता हो गए, ऐसा नहीं है। उसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूं कि उसमें लेकिन अगर को सोने के ताजे पे भी खाना परोस के दिया जाए तो बहुत दिन तक वो नहीं खाता है। एक वक्त आता है कि उसको मन करता है कि मैं पत्तल पे बैठ के दाल चावल खा लूं। ऐसे ही हालात वहां पर बन गए थे कि लोगों को बदलाव चाहिए था, चाहे जैसे मिले, जिस रूप में मिले, भाई ले लो, बदलाव करो। अच्छा अजय, आप कुछ ऐड कर रहे हैं इसमें, इस सवाल को भी आप जोड़ लीजिएगा कि चिराग पासवान का फायदा भले ही ना हुआ हो, लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म की राजनीति यहाँ पर खेली है। आने वाले वो बड़े चेहरे बिहार के हो सकते हैं। मैं दरअसल यही बात अमित के सामने रखना चाह रहा था कि हम सब ये मानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो वोट कटवा है, तो इसलिए हमने चिराग पासवान को वोट कटवा की एक संज्ञा दी थी। लेकिन अगर आप चिराग पासवान के नजरिए से देखिए, फर्ज कीजिए कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अपने अस्तित्व को तलाश रहे हों, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या था? एक नेता के तौर पर वो अपने क्रेडेंशियल्स को कैसे स्थापित कर सकते हैं? अगर आप 2015 के विधानसभा को देखें तो एलजेपी के पास बहुत ज्यादा सीटें नहीं आई थी। उसके आधार पर जाहिर सी बात है बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद चिराग पासवान को इस बार भी विधानसभा में नहीं थी। हम 2019 के लोकसभा के चुनाव के आधार पर एलजेपी के परफॉर्मेंस को नहीं आंक सकते। चिराग पासवान के लिए बहुत जरूरी था कि जब उनके पिता अब नहीं है इस दुनिया में और अपनी जमीन वो तलाश रहे हैं, तो अपनी एक खुद की आइडेंटिटी लेकर खड़े हों, अन्यथा कल को वो बिहार से पूरे तरीके से गायब हो जाएंगे। और अगर वो गायब हो जाते हैं तो केंद्र में भी उनके लिए कहीं कोई जगह नहीं होगी, शायद वो भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर ही रह जाते। यही वजह है कि चिराग पासवान को अपने लिए रास्ता खुद ही चुनना पड़ा, और यही वजह, वो जानते थे कि अगर बीजेपी से उन्होंने बैर लिया तो शायद जो भी उनका वोट बेस है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए बीजेपी को साथ रखकर, साध कर नीतीश कुमार के साथ उस नाराजगी को भुनाते हुए अपनी जगह बनाने की कोशिश चिराग पासवान ने की। और इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। लंबे दौर की राजनीति है और उन्होंने जो कदम चला है वो इस 5 साल के नहीं बल्कि अगले कई और सालों के लिए था। नीतीश, अब आप एक बार ओवैसी फैक्टर की भी बात करते हैं, और क्योंकि हम बात कर रहे थे मुसलमानों के वोट की, तो ओवैसी फैक्टर ने किस तरीके से काम किया है इस चुनाव में? देखिए, ओवैसी फैक्टर को लेकर ये माना जा रहा था कि जिस तरह से युवा जो मुस्लिम वोटर हैं उसमें चूंकि उनकी जो पकड़ बढ़ी है उसका फ़ायदा मिल सकता है एनडीए को, लेकिन जो खबरें आ रही है उसको देखकर नहीं लगता कि ओवैसी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर गेन करते दिखाई दे रहे हैं। चूँकि आप इस बात को समझें कि मुसलमानों की नाराज़गी नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा थी और उसकी शुरुआत हुई 2017 में जब उन्होंने सत्ता छोड़ दी, जब उन्होंने आरजेडी को छोड़ दिया, उसके बाद से उनकी नाराज़गी बढ़ी। और जब सीए और एनआरसी का जब दौर चल रहा था उस समय ये नाराज़गी और बढ़ गई। तो हर हाल में जो मुस्लिम वोटर है वो इस नज़रिए से वोट करता है, हालांकि ये पहले भी रहा है कि जो एनडीए के उम्मीदवार को हराएगा हम उसको वोट देंगे। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर मुसलमानों में उतना गुस्सा पहले नहीं होता था, चूंकि एनडीए में बहुत लंबे समय से नीतीश कुमार साथ रहे हैं, लेकिन इस बार ये नाराज़गी बहुत ज़्यादा थी। इसलिए आपने देखेंगे कि मुस्लिम वोटरों ने अपने वोटों को बर्बाद होने से बचाया है। उन्होंने इसको ध्यान में रखकर वोट दिया है कि हमें हराता कौन है, एनडीए के उम्मीदवार को। जी, और इसी सवाल के साथ मैं सौरभ आपके पास आऊंगी एक ब्रेक के बाद कि नाराजगी तो ये पहले से एनडीए जानती थी कि सीए एनआरसी के मुद्दे पर तो होनी ही है अल्पसंख्यकों की, लेकिन सवर्ण वोट बैंक भी उनके पास से दूर चला जाएगा ये उन्होंने नहीं सोचा होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं इसी सवाल के साथ।